औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। तो हम एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया, 2 भी किया, लेकिन 2 का एक पार्ट भी बाकी है। चलो हम वहीं पे चलते हैं। तो उसका बी पार्ट जो है हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल आसान है। ये है क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई terms and factors in the expression given below। हमें टर्म्स और एक्सप्रेशन टर्म्स जो है आइडेंटिफाई करने, उनके फैक्टर्स भी देखने हैं। यानी कि यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी टर्म्स देखनी है कि टर्म क्या क्या है। टर्म्स, फिर यहाँ पे फैक्टर्स। तो पहला पार्ट है -4x + 5 -4x + 5। तो यहाँ पे जो है दो टर्म्स है, एक है 4x -4x, दूसरा है 5। तो टर्म्स को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। पहला मैं लिखूंगा -4x, दूसरी टर्म है 5। इसको मैंने प्लस नहीं लिखा क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो टर्म्स है यहाँ पे -4x और यहाँ पे दूसरी टर्म है 5। तो इनके फैक्टर्स क्या हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। ये है -4 और है इसके साथ ये x। ये जो 5 है इसको इसी तरह लिखना है। बी पार्ट पे आते हैं। -4x + 5y -4x + 5y। इसी तरह यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, ये और ये। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ -4x, ठीक है, फिर 5y। अब इनके फैक्टर्स इसी तरह, ये -4x, 4 -4 और ये x, इसी तरह 5 और ये इसके साथ y, ठीक है। तो अगर सी पार्ट पे हम आएंगे, 5y + 3y², 5y + 3y²। तो पहली टर्म है 5y, शाबाश। दूसरी कौन सी है, ठीक है, 3y²। तो इनको अलग अलग करके, ये 5 ये y, तो 3y² के फैक्टर्स 3y² मतलब y दो बार मल्टीप्लाई है, तो y और फिर से एक बार y। डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट है xy + 2x² y², xy + 2x² y²। तो पहली टर्म जो है xy है, फिर है 2x² y²। ये x और y है, अलग अलग लिखेंगे। इसी तरह 2x² y² है, ये 2x² यानी कि x दो बार मल्टीप्लाई है, यानी कि हम लिखेंगे x फिर x। इसी तरह y जो है ये भी स्क्वायर है, दो बार है, y और y। ई पार्ट क्या है इसका, 1.2 AB -2.4 B, फिर क्या है +3.6 A। अब देखिए इसकी टर्म्स, पहली टर्म 1.2 AB, दूसरी टर्म ये -2.4 B, तीसरी टर्म 3.6 A। अब फैक्टर्स यहाँ पे आप पहले को देखिए, 1.2 पहला, फिर A, फिर B। इसी तरह इसको देख लीजिए, -2.4 पहले, फिर B। इसी तरह इसको देख लीजिए 3.6 और A। तो यहाँ तक ई पार्ट हम पहुँचे हैं। आगे जाते हैं। जस्ट वेट, कहीं जाएगा नहीं। कहीं पे समझ ना आए मुझे कॉल कीजिए, जिस तरह भी हो सके मैं आपको ये क्लियर करूँगा जहाँ पे समझ ना आएगा।
ई पॉट हमने किया, अब एफ पॉट किया, अब हमने जी पॉट करना है। ये है क्या, 3/4x प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक टर्म दूसरी टर्म, तो 3/4x एक टर्म दूसरी टर्म 1/4। तो इनको फैक्टर्स के हिसाब से लिखते हैं 3/4 और x, 3/4 और x, इसी तरह 1/4, इसी तरह h पार्ट क्या है, ये है 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। तो ये पहली टर्म 0.1 p स्क्वायर, दूसरी टर्म 0.2 q स्क्वायर। अब इसके फैक्टर 0.1, फिर है p स्क्वायर यानी कि p दो बार, p और p, इसी तरह इसके फैक्टर 0.2, फिर q स्क्वायर यानी कि q एंड q। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द न्यूमरल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए क्या करना है, ये 5 - 3t स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ के कांस्टेंट टर्म को हमें टच नहीं करना है, इसको नहीं देखना है। कांस्टेंट टर्म वो है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। वेरिएबल कहते हैं a b c d x y z p q r s, जो कुछ भी यहाँ लिखा होता है ये वेरिएबल्स है। जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो बचता है उसको लिखना है। जब हम उसको लिखेंगे यानी कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा है, ये 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। एक तो ये आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, बस इन्हीं को ढूंढ के निकालना है। इसी तरह अगर दूसरे पार्ट में है, यहाँ पे देखिए ये 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब, 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब। तो यहाँ पे वो आप देख लीजिए, 1 जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ के पहला है t, फिर है t स्क्वायर, फिर है t क्यूब। क्लियर। अब अगर हम इनके फैक्टर्स देखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। चलो फैक्टर्स भी निकालते हैं। ये t स्क्वायर का फैक्टर क्या है यहाँ पे, या कोएफिशिएंट निकालना है। ये -3, ये इसका कोएफिशिएंट है। ये भी नहीं आया इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं। इसी तरह t यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ t स्क्वायर को कुछ नहीं है 1 है, यहाँ t क्यूब को कुछ नहीं है 1 है। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो, आगे क्वेश्चन में जो है आपको फ़ायदा होगा उससे। x + 2xy प्लस 3y। तो यहाँ पे देखना है कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पे ये टर्म है, एक है x, दूसरी टर्म है 2xy, तीसरी टर्म है 3y। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट जो है इसी तरह 100m प्लस 1000n। ठीक है, 100m प्लस 1000n। आपको क्या करना है, इनकी जो है टर्म्स अलग अलग करनी है। जहाँ पे कांस्टेंट टर्म ना हो, इसके भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये 100m है, दूसरा है 1000n। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 है, इसका लिखेंगे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 100, इसके बगैर वेरिएबल के बगैर जो कुछ भी आता है ये 1000 है। ठीक है, यानी कि हम 4 पार्ट तक आ गए। टोटल में है इसको कितने पार्ट, 9 पार्ट है। तो 5वां मैं दिखाऊंगा, 4 आप खुद करना, क्योंकि बिल्कुल आसान है, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक पार्ट और मैं दिखाऊंगा आपके लिए, बाकी आप खुद कर लेना। जहाँ पे समझ ना आए उनमें से, तो मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। -p² q², ठीक है, प्लस 7p³
यहाँ पे टर्म्स ये है माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर फिर 7pq हो गए। अब अगर इनका देखना है कोफिशिएंट तो इसका कोफिशिएंट माइनस यहाँ पे लिखा है कि -1 है, इसका 7 है। तो 5 तक तो मैंने कर दिया। अब आसान है, 6th 7th 8th 9th 6th भी आपको आएगा, 7th भी आएगा, लेकिन 8th वाला पार्ट ज़रा मैं दिखा दूँ। 2 इंटू एल प्लस बी, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा समझने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा, इसको मैं दिखा रहा हूँ। 2 से एल को भी मल्टीप्लाई है यानी कि 2l, 2 से b को भी मल्टीप्लाई है यानी कि 2b। तो अब ये दो टर्म्स बन गई, 2l प्लस 2b यानी कि 2l। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे भी 2। बाकी रह गया 6th पार्ट, 7th और 9th पार्ट, वो आप खुद करेंगे क्योंकि मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल हो गया, कहीं पे समझ ना आए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे लिखना। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ए पार्ट है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जो है एक्सप्रेशन है, फिर लिखेंगे टर्म, फिर लिखेंगे कोएफिशिएंट। देखिए क्या करना है आपको वो टर्म देखनी है जिसमें x है बस, ठीक है, फिर उसका कोएफिशिएंट लिखना है, जो बाकी बचेगा वो उसका कोएफिशिएंट हुआ। मिसाल के तौर पर एक पार्ट है पहला, मैं आपको बता दूं, रोशनी की कमी है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो ये जो पार्ट है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, आपको क्या करना है, पहले वो टर्म देखनी है जिसमें x हो। अब देखिए एक टर्म है वाई स्क्वायर एक्स, दूसरी टर्म जो है y है, x किस में है, इसमें है, इसको हम यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स, ये x है। अब इसका कोएफिशिएंट देखना है, जो कुछ भी बचा है, अब वाई स्क्वायर बचा, ये इसका कोएफिशिएंट है। क्लियर। दूसरे पार्ट पे अगर आएंगे तो यहाँ पे है 13y स्क्वायर, 13y² माइनस 8yx, यहाँ भी देखिए 13y², इसमें x नहीं है, ये जो है -8yx, इसमें x है, तो इसी को लिखेंगे यहाँ पे -8yx। अब ये x है, इसके बगैर जो कुछ भी बचता है इसका कोएफिशिएंट है, यानी कि -8y। आसान है। तो थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2। तो 2 के पास भी x नहीं है, y के पास भी x नहीं, तो x सिंगल x है, तो इसका कोएफिशिएंट इधर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, ठीक है, 1। इसी तरह फोर्थ पार्ट है 5 प्लस z प्लस zx, 5 प्लस z प्लस zx, यहाँ x इसके पास है तो zx ही लिखेंगे, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे z है, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, 1 को छोड़िए, ये एक है x, दूसरा है एक्स वाई, इसका कोएफिशिएंट क्या है, इधर 1 है, तो x अगर हम यहाँ इसको देखेंगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या बचता है, यहाँ y है, ठीक है। तो इसी तरह इसके दो पार्ट और हैं, 12xy² प्लस 25, तो x किस में है, इसमें है, यानी कि 12xy² में, तो x का कोएफिशिएंट कितना बचता है, एक 12 और y², ठीक है। तो अब हम पहुंचे लास्ट पार्ट पे, ये है 8वां पार्ट, 7x प्लस xy², इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि पहला है 7x, फिर xy², यहाँ x को छोड़ के 7 बचता है, इसका कोएफिशिएंट हुआ। इसी तरह यहाँ x को छोड़ के जो बचता है y², ये इसका कोएफिशिएंट हुआ। ये इसका ए पार्ट था। अब बी पार्ट इसी तरह का है, आपको मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको उसका क्लू दूं
एक दो पार्ट मैं करूँगा यहाँ पे, बाकी आप इंशाल्लाह खुद कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप करेंगे। बी पार्ट इसका है, इसी तरह का है। उसमें क्या करना है, टर्म ऐसी जो है आइडेंटिफाई करनी जिसमें वाई स्क्वायर हो। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। हमें यहाँ वो टर्म देखनी है जिसमें वाई स्क्वायर हो। अब वाई स्क्वायर किस में है, इसमें एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, चूंकि वाई स्क्वायर खुद है, इसका कोएफिशिएंट जो कुछ भी बचेगा ये बचा एक्स। दूसरा पार्ट जो है 5y स्क्वायर प्लस 7x, तो 7x में y स्क्वायर नहीं है, चूंकि y स्क्वायर यहां है, यानी कि 5y स्क्वायर। y स्क्वायर जो है उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो कोएफिशिएंट है, यानी कि 5। सिंपली थर्ड पार्ट ये है 2x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। y स्क्वायर दो जगह है यहाँ पे, एक क्या है माइनस 15x y स्क्वायर, फिर है 7y स्क्वायर। चूंकि y स्क्वायर को छोड़ के क्या बचता है माइनस 15x, ये इसका कोएफिशिएंट है। यहाँ y स्क्वायर को छोड़कर क्या बचता है 7, ये इसका कोएफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना ही। तो कल हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, उसके साथ ये 12.1 जो है मुकम्मल हो जाएगी एक्सरसाइज। फिर हम दूसरी एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस बचा है, उसको भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम मुकम्मल कर लेंगे। तो बाकी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी मेंटेन करनी है। कहीं पे परेशानी हो, समझ ना आए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। मेरा नंबर आपको याद होकर नहीं है तो लिख लीजिए 8491020140। खुदा हाफिज़।